हेलो स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल टॉपिक के क्लास में हम लोग आज गुप्ता का लास्ट क्लास करेंगे। गुप्त वंश से संबंधित, विशेष रूप से ये गुप्त वंश से संबंधित बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको देखना है। तो गुप्त वंश पर 2 दिनों का हम लोग का क्लास रहा और उस क्लास में बिहार से रिलेटेड और ऐसे जनरल गुप्त वंश से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको हमने आप लोगों को शेयर किया और उसके बारे में कुछ कुछ हम लोग बात भी किए हैं। आज प्रवर्ती गुप्त काल में, यानी बुद्धगुप्त के बाद के काल में बिहार से गुप्त वंश का क्या मतलब कि गुप्त वंश से क्या रिलेशन रहता है, गुप्त वंश का क्या प्रभाव रहता है, गुप्त वंश से संबंधित कौन लोग रहते हैं, इन सारी बातों से संबंधित कुछ फैक्ट्स है जो बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे जनरली वो सामान्य रूप से अगर जीएस का एग्ज़ाम है तो उसमें उस फैक्ट को नहीं उठाएगा, लेकिन बिहार से रिलेटेड वो फैक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर बात है कि भाई ये प्रवर्ती गुप्त शासन के काल में, यानी बुद्धगुप्त के बाद, और बुद्धगुप्त का जैसे गुप्त वंश के शासकों का नाम जो आप लोगों को दिया गया था शुरू वाले क्लास में आप देखे होंगे, तो गुप्त वंश के शासक और उसका शासनकाल लिखा हुआ था। तो बुद्धगुप्त के बाद की स्थिति गुप्त वंश से संबंधित बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर भी जो फैक्ट्स हैं और उसको हम लोग प्रवर्ती गुप्त काल कहते हैं, और प्रवर्ती गुप्त काल में बिहार की स्थिति और बिहार से संबंधित बातों को देखना है हम लोगों को। इसमें ये बहुत कम इसमें आज फैक्ट्स है, लेकिन समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको हम लोग आज थोड़ा सा पहले समझ लें कि भाई प्रवर्ती गुप्त काल के समय बिहार में कौन शासन कर रहा था, गुप्त से रिलेटेड क्या, उससे संबंधित क्या कुछ बातें थीं, ये सब कुछ फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। और जिन जिन लोगों को क्लास में जुड़ना है जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है, टाइम हो चुका है, आज तो बहुत कम लोग दिख रहे हो। और फिर भी चलो हम लोग देखते हैं कि भाई, और जो लोग जुड़ चुके हो और उनका वेलकम है। आप लोग पहले हम लोग कुछ बात करते हैं, उसको हम लोग समझे रहेंगे तो उन सारे फैक्ट्स को भी समझेंगे जो बिहार से रिलेटेड प्रवर्ती गुप्त काल का है, यानी बुद्धगुप्त के बाद का। और बुद्धगुप्त का शासनकाल 476 ईस्वी से 495 ईस्वी, यानी 500 ईस्वी के बाद का जो गुप्त से संबंधित जो भी बातें हैं वो बहुत स्पष्ट इतिहास में नहीं है, लेकिन बिहार से रिलेटेड जो जो बातें हैं उस पर हम लोग को फोकस करना होगा, देखना होगा। जब क्वेश्चन आता है तो फिर उसको, तो यानी 500 ईस्वी के बाद की बात को देखने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले उसको समझेंगे तो फिर आप लोग को बिहार से रिलेटेड प्रवर्ती गुप्त शासक की बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। इसलिए हमने बोर्ड को ब्लैंक किया है यहाँ पर, और उसमें अभी आपको हम 600 ईस्वी के आसपास, 600 ईस्वी के यानी 7वीं सदी के आरंभ का उत्तर भारत का राजनीतिक स्थिति क्या था उसको थोड़ा देखते हैं। 7वीं सदी के आरंभ यानी 600 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या था, इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद उत्तरवर्ती गुप्त के काल में बिहार देखेंगे, तो उत्तरवर्ती गुप्त यानी 500 ईस्वी के बाद, लेकिन उसके पहले हम समझा रहे हैं आपको 600 ईस्वी के आसपास उत्तर भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक परिदृश्य। तो अगर हम लोग कहें कि 600 ईस्वी के लगभग, ठीक है, उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया, तो देखिए बाबू,
यानी 7वीं सदी के आरंभिक चरण, 7वीं सदी के आरंभिक चरण का उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। तो आप लोग जो भी थोड़ा इतिहास, कुछ लोग का अध्ययन ज़्यादा होगा, कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी में भी कम ध्यान दिए होंगे इतिहास पर। तो एक चीज़ देखो कि इस क्षेत्र में आपको हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में, यहाँ पर हरियाणा से लेकर के दिल्ली के क्षेत्र तक में, दिल्ली क्षेत्र में एक राजवंश था, ठीक है, और वो था पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। और बाद में हम लोग देखें इसी में हर्षवर्धन। अब पुष्यभूति पर हम डिटेल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम कुछ बात जो प्रवर्ती गुप्त का बात बताएंगे, जो 500 ईस्वी के बाद का बात बताएंगे बिहार से रिलेटेड, उस फैक्ट्स को समझने के ख्याल से यहाँ पर हम कुछ बात कर रहे हैं। तो हरियाणा, दिल्ली, और ऐसे दिल्ली नगर की स्थापना इतिहास के दृष्टिकोण से बाद में, उस समय तो दिल्ली की स्थापना भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं था, ठीक है। दिल्ली के संस्थापक के रूप में तोमर शासक अनंगपाल को जानते हैं, और दिल्ली की स्थापना अनंगपाल द्वारा 736 ईस्वी का माना जाता है, 736 ईस्वी, ठीक है। तो वो बाद में कौन तोमर था क्या, वो बाद में बात होगी, ठीक है। तो लेकिन उस क्षेत्र का दिल्ली क्षेत्र हमने लिखा है, दिल्ली नगर था ऐसा कुछ हमने नाम नहीं दिया, दिल्ली क्षेत्र था, पुष्यभूति वंश था, और इनकी राजधानी थी थानेश्वर, थानेश्वर। और एक और जो पॉलिटिकल पावर था वो कन्नौज, यूपी में कन्नौज, और यहां ये पॉलिटिकल पावर जो था, इसको मौखरी वंश था, ये मौखरी वंश, क्योंकि ये सब का चर्चा वहां कहीं हम लोग को परवर्ती गुप्त के क्रम में ये चर्चा आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि 600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई मौखरी की, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, उस समय का क्या सिनेरियो था ये मैं बोल रहा हूं। तो उसके पहले के ये लोग हैं, तो मौखरी वंश। और बिहार में आपका, बिहार में अगर बात किया जाए तो परवर्ती गुप्त का, परवर्ती गुप्त यानी बाद के गुप्त का, परवर्ती गुप्त शासक था, और उसका नाम भी हम दे दे रहे हैं, देवगुप्त था। आगे हम लोग का जो हम लोग मटेरियल जो आप लोग का जाता है उसमें लिखा होगा देवगुप्त था। और इधर बंगाल में, बंगाल में एक गौड़ वंश का शासक था, गौड़ वंश था, और इसका एक शासक था शशांक। ठीक है, यहां पर, और एक यहां पर मालवा, मालवा नीचे में मालवा क्षेत्र, और मालवा क्षेत्र के शासक का बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन यशोधर्मन, ऐसे यशोधर्मन का नाम पहले भी आता है, यशोधर्मन। और यहां पर मौखरी शासक का ग्रहवर्मन का यहां नाम हम लेंगे, ग्रहवर्मन, ये धर्मन था, ये ग्रहवर्मन, या गृहवर्मा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, गृहवर्मा। और पुष्यभूति वंश से रिलेटेड कुछ बात हम लोग करें तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक के रूप में, संस्थापक के रूप में नाम पुष्यभूति ही, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, तो पुष्यभूति ही कहिएगा। और इस दौर का यानी 600 ईस्वी के आसपास का जो प्रमुख शासक हुए, प्रमुख शासक इस समय, प्रमुख शासक, तो इसमें क्रमशः नाम हम रखेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, देन इनके 3 संतान, राजवर्धन, हर्षवर्धन
ये दोनों बेटा हर्षवर्धन, और इनकी एक बेटी थी राजश्री। राजश्री, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बात है कि भाई उस पर थोड़ा सा ऐसे भी जीएस के ख्याल से इधर कुछ फैक्ट्स यहाँ से पूछता है, और आज के क्वेश्चन में भी कुछ हम आपको इस तरह का फैक्ट डाल दिए हैं जो बिहार से नहीं है लेकिन किसी न किसी तरह से रिलेट करता है, इसलिए डाल दिए हैं। अब यहाँ क्या होता है ना कि पहले यहाँ से हम लोग बात करते हैं, और एक चीज़ देखो, इस समय का बड़ा ही हमारा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है इस काल में, ठीक है। बहुत आसान हिस्ट्री नहीं है यहाँ, लेकिन बड़ा रुचिकर भी है। लेकिन उतना रुचि, उतना समय उसको बढ़ाने के लिए उतना समय हम लोग क्यों बर्बाद करें। हम लोग का जो क्वेश्चन का बात होगा, हम लोग खास करके बिहार स्पेशल के हिसाब से उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले ये थोड़ी बातें जाननी है। हमने क्या लिखा है भाई कि 600 ईस्वी के लगभग, अब लगभग में थोड़ा पहले भी थोड़ा बाद में भी, ठीक है, उत्तर भारत का हम सीन बता रहे हैं। यानी 7वीं सदी के आरंभ और 6ठी सदी के अंतिम चरण के दौर का उत्तर भारत का पॉलिटिकल सीन, उत्तर भारत का। तो ये मुख्य रूप से इस पे हम लोग बात करेंगे। अब दक्षिण भारत में, जैसे गुप्त के काल में दक्षिण भारत में एक नाम आपको हमने बताया था, वकाटक वंश। चूंकि हमारे बिहार से उतना रिलेट नहीं करेगा तो हम भाई उस पर ज़्यादा नहीं गए हैं, तो वहाँ एक वकाटक वंश था। और वकाटक वंश का के बाद सक्सेसर डायनेस्टी, ठीक है, हम सक्सेसर किंग नहीं बोल रहे, यानी वकाटक के बाद उनको किसने रिप्लेस करके अपने को स्थापित किया, तो वो वंश था वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य, वातापी या बादामी, वातापी या बादामी, ठीक है। क्योंकि चालुक्य और भी हुए हैं। वातापी के चालुक्य के बाद आपको राष्ट्रकूट होंगे, और राष्ट्रकूट के बाद फिर एक कल्याणी का चालुक्य आएगा, ठीक है, वो काफी काल के बाद। और वातापी के चालुक्य के समय ही एक और उनका ब्रांच था बेंगी का चालुक्य, जिसको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम उतना टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर दो गो रह गया सर, चालुक्य और वातापी और बादामी। वातापी या बादामी के चालुक्य, और एक इधर था पल्लवा ऑफ कांची, कांची के पल्लव, कांची के पल्लव, ठीक है। पहले हम लोग को पहल्लव की बात किए थे, पहल्लव, पार्थियन जो बाहरी थे, ठीक है, वो पहले का बात हो गया भाई। ईसा पूर्व यानी पहली सदी ईस्वी के पहले थोड़ा पहल्लव, प्रथम सदी ईसा पूर्व में कहिए, द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कहिए, शक और पहल्लव। पहल्लव पार्थियन जो कहाँ से थे, ईरानी राज्य क्षेत्र, वो अलग ई पल्लव है। लेकिन रोमिला थापर में आप पढ़ेंगे या और से बुक में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं इनका ये बताया जाता है कि ये जो पल्लव थे ना, वही थे जो पहल्लव है, ठीक है। तो इस पे बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। फिर पल्लवों के बारे में तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि भाई गुप्त में वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी दक्षिण भारत में पल्लव करके थे, तो वो बड़े राज्य के रूप में नहीं होंगे, लेकिन एक बड़ा किंगडम के रूप में पल्लव बना इस समय, ठीक है, यानी इसी समय 600 ईस्वी। तो वातापी या बादामी के चालुक्य, ठीक, वातापी या बादामी के चालुक्य किसके बाद, वकाटक के बाद। और यहाँ पर एक इधर हम बताया था कि इक्ष्वाकु है जिसका बहुत ऐतिहासिकता नहीं है, तो उस क्षेत्र में कांची का पल्लव। खैर छोड़िए यहाँ से। इधर इस दौर में उत्तर भारत में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इनका थोड़ा सा इंटरफेरेंस है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा की है उत्तर भारत के संदर्भ में। अब यहाँ क्या है
इनके प्रभाकर वर्धन के 3 संतान राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। और यहां पर जो गुप्त के काल में हम लोग देखे हैं हूण आक्रमण, हूण आक्रमण, हूण आक्रमण। तो भाई हूण सब तो गुप्त को तहस नहस किया, गुप्त के पतन का एक कारण बना ये हूण मध्य एशिया से। और गुप्त के बाद फिर ये हारे भी थे, उसके बाद फिर हूणों का आक्रमण होता था। तो हूण आक्रमण से, हूणों से लड़ने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने दोनों बेटों को भेजा था, जबकि ये बहुत कम एज के थे। यानी उस आर्मी का जो मिशन था उसमें ये लोग भी गए थे। ये लोग जब हूणों से लड़ रहे थे, इनका आर्मी का मिशन चल रहा था, उसी समय इनको खबर मिली कि भाई प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है। फिर ये लोग अपने राजधानी थानेश्वर लौटता है, तब तक देखता है कि इनकी माँ भी सती हो चुकी हैं। अब क्या है वो बाद की। इसके पहले ये राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने मौखरी वंश में कराया था, ठीक है। अब ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच अच्छा रिलेशन है। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से, मौखरी वंश का। अब क्या था कि ये जो मालवा का जो राजवंश था और इधर बंगाल का जो था, ये दोनों एक गुट हो गया। और उसमें इनका साथ ये बिहार का उसमें प्रवर्ती गुप्त शासक जो देवगुप्त था, वो भी शशांक का, गौड़ वंश के शासक शशांक को मदद किया था, ठीक है। और इसका कारण ये था कि देवगुप्त के पहले जो यहाँ पर दामोदर गुप्त थे, उनको मौखरी वालों ने हराया था, इसलिए मौखरियों के खिलाफ ये भी ये गुट में शामिल हो गया। और इस गुट ने ग्रहवर्मन को मार डाला, जो इन लोगों का रिश्तेदार था, इनकी बहन का हस्बैंड था। और प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर आता है राजवर्धन, जो बड़ा भाई था, ठीक है। जबकि ये इस डायनेस्टी में गद्दी के लिए लड़ाई नहीं, राजवर्धन ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि राजवर्धन बोल रहा था हर्षवर्धन को मेरा छोटा भाई बैठेगा, जबकि हर्षवर्धन उसमें बहुत कम एज का था। लेकिन फिर हर्षवर्धन तैयार नहीं होता, राजवर्धन बैठता गद्दी पर। यहाँ पर मैं क्या बताया, ये लोग, इन लोगों ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया और राजश्री को ये लोग अपने कैद में रखे थे, राजश्री को कैद कर लिया, राजश्री को कैद कर लिया। अब राजवर्धन यहां पर जब निकलता है इन लोगों के से, मतलब इन लोगों के खिलाफ, तो उसमें क्या है कि धोखा से बाद में राजवर्धन मालवा शासक को हरा देता है, ठीक है। और धोखे से राजवर्धन को भी शशांक मार डालता है। अब इसके बाद यहां पर बच गया कौन, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का शासनकाल इंपॉर्टेंट है, जो स्पष्ट रूप से मिलता है 606 से 647 एडी ईस्वी, ये हर्षवर्धन का शासनकाल है। इन लोगों की राजधानी थी थानेश्वर। अब हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठता है राजवर्धन के बाद, राजवर्धन को चूंकि इस गुट ने मार डाला, राजवर्धन अपने बहनोई के हत्या के खिलाफ, हत्या के इन लोगों से लड़ने गया अपना बदला लेने के लिए। बदला लिया भी, लेकिन धोखे से इसको मार दिया गया। अब हर्षवर्धन गद्दी पर आ जाता है। और हर्षवर्धन जब गद्दी पर आता है तो हर्षवर्धन अपना पहला टास्क जो रखता है वो ये कि भाई हम उसकी, हाँ, तब उसको खबर, उसकी बहन जो है मालवा कैद से निकल करके बिंध के जंगल में, इसके नीचे आप जाइएगा, बिंध का जंगल, बिंध के जंगल में चली गई है। तो हर्षवर्धन का पहला काम अपनी बहन को खोजने के लिए वो बिंध के जंगल में जाता है। और हर्षवर्धन, वहाँ लिखा जाता है कि बुक में है कि जंगल प्रमुख एक व्याघ्र केतु था,
जंगल का मान लो कि वो जंगल का जो ट्राइब्स था उसका हेड होगा। तो व्याघ्र केतु, और एक बौद्ध मॉन्क थे, ठीक है, बौद्ध सन्यासी दिवाकर मित्र। तो ये क्वेश्चन भी जीएस में, ठीक है, ये हमारे बिहार का नहीं है, लेकिन ये जीएस में इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन किसकी सहायता से अपनी बहन राजश्री को विंध्य के जंगल से में खोज लिया, ठीक है, वो कैद से निकल के जंगल में चली गई थी, ठीक है। तो उसमें नाम आएगा दिवाकर मित्र, खास करके इन्हीं का नाम पूछता है, दिवाकर मित्र। ये कैसे भाग गया भाई? अच्छा, ऊपर टच करते हैं तो ये भाग जाता है। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा रुको, पर देखिए तो वो बीच वाला स्लाइड, बीच वाला, ये वाला नहीं, इधर इसमें बीच वाला आप आइए ना, क्या दिक्कत है, उसे क्या दिक्कत है, पढ़ाई हो रहा कोई, ठीक है। अब वो इधर कर लीजिए, हाँ करिए उस पर और करिए, हाँ ठीक, वो थोड़ा वहां टच करता भाग गया था। तो दिवाकर मित्र, मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है, दिवाकर मित्र ये एक बौद्ध मॉन्क थे, और इन्हीं के प्रभाव में आकर के हर्षवर्धन फिर बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुआ। और एक नाम हमने बताया था व्याघ्र केतु, शायद बहुत गिचपिच हो गया आप लोग का, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, व्याघ्र केतु। अब यहां पर चूंकि मिटा नहीं रहे क्योंकि समझाना है। अब आप देख रहे हो, ठीक है, ये अपनी बहन को हर्षवर्धन खोज लिया, चलिए ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका ये नाम आ सकता है, दिवाकर मित्र और व्याघ्र केतु का नाम आता है। हर्षवर्धन अपनी बहन को खोज लिया, इसका एक टास्क पूरा हो गया। फिर मालवा भी कमजोर हो गया, ठीक है। अब इसमें बिहार की क्या भूमिका रही? तो बिहार में इस जो प्रवर्ती गुप्त शासक था, बाद के गुप्त शासक जो था, प्रवर्ती गुप्त शासक में कुछ ऐसा भी नाम आता है जिसमें गुप्त टाइटल है, लेकिन गुप्त वंश से रिलेटेड है कि नहीं ये बहुत स्पष्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो देवगुप्त था, ये बिहार से इंपॉर्टेंट है, भाई शशांक को इसने सपोर्ट किया था। अब आप देखते हो कि यह हर्षवर्धन अपनी बहन को खोज लिया, और फिर कन्नौज के लोगों ने हर्षवर्धन से आग्रह किया कि आप यहाँ का भी शासन देखिए, यानी इस यूपी का भी शासन देखिए, कन्नौज क्षेत्र का भी शासन देखिए। और तब हर्षवर्धन, तब यही तो कहा जाता है कि पुष्पवतियों का बाद का राजधानी कौन हो गया? कन्नौज। आरंभिक राजधानी थानेश्वर, ठीक है। ये एक छोटा मोटा एक ये हुआ। अब यहाँ पर फिर यहाँ का स्टोरी खत्म हो जाता है। अब गौड़ वंश शशांक जो था, इसके बारे में एक चीज़ है कि शशांक, ये देवगुप्त तो बाद में इससे मिल गया था ना। यहाँ पर बिहार में पहले देवगुप्त के पहले बिहार में था दामोदर गुप्त। और आप कहोगे कि भाई पूरा पीरियड बता दो, ये 600 ईस्वी का नहीं, इसके पहले का दामोदर, और ये दामोदर गुप्त का पौत्र था, यानी इसका ग्रैंडसन था देवगुप्त। खैर, इसके पहले एक दामोदर गुप्त बिहार क्षेत्र में प्रवर्ती गुप्त शासकों में एक शासक था, ठीक है। अब और ये दामोदर गुप्त के समय ही शशांक जो है वो बिहार पर आक्रमण किया था। बिहार क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में ये आक्रमण किया था शशांक, बिहार पर आक्रमण किया था। किसके समय में? दामोदर गुप्त के समय में। और वो बोधि वृक्ष को काट दिया था। शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी। तो हर्षवर्धन का सबसे बड़ा शत्रु शशांक, और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी शशांक, और वो शैव धर्म का अनुयायी था। उसका वंश क्या था? गौड़ वंश। कहाँ का? तो बंगाल क्षेत्र में।
ये सब सामान्य फैक्ट्स हैं जो कभी कभी पूछता है। अब यहाँ पर जो बात है, अब यहाँ पर उसके बाद प्रवर्ती गुप्त शासक की बात हम लोग अपने बिहार के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ अगर इसके पहले अगर चलें कि 500 ईस्वी ये अंकुल जी का कहना है कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, ठीक है। अंकुल, क्या फैक्ट में कोई डाउट हो रहा है क्या आपको? आप बिहार स्पेशल किस बुक से पढ़ाते हैं? सुलेख कुमारी, आई हैव अ डाउट। हाँ सुलेखा, आप डाउट डालो, क्या डाउट है? सुलेखा डाउट अपना डालो, क्या डाउट है? अगर आप जल्दी टाइप करते हो तो मैं देख लूँगा ना भाई क्या डाउट है। सर आप बिहार स्पेशल किस बुक से पढ़ाते हो? सुलेखा का है, अंकित कुमार कॉम्प्लिकेटेड कर दिए सर। अच्छा सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं? नीचे लिखिए, थोड़ा मैक्सिमाइज लीजिए सर, ठीक है नीचे लिखिए। अच्छा सुलेखा का कुछ आया नहीं क्या डाउट? उन्होंने कहा कि कुछ डाउट है, डाउट आपने लिखा नहीं। हाँ अब ये है कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इस कॉम्प्लिकेशन को हम दूर करते हैं। चलो आ जाओ। हमने कुछ नहीं बताया, हमने बताया कि 600 ईस्वी में हमने यही बताया कि 600 ईस्वी में उत्तर भारत की स्थिति। अब देखो कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगेगा। हमने बताया इस क्षेत्र में यानी हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में हमने कहा एक वंश था, ठीक है, पुष्यभूति वंश। चलिए ठीक है, और इसका एक इंपॉर्टेंट शासक है हर्षवर्धन, जिसका शासन काल है 606 से 647। चलिए हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए हैं, हिस्ट्री बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर एक हमने कन्नौज का बात कहा, जहाँ पर है मौखरी वंश था, मौखरी, ठीक है, मौखरी वंश, ठीक है। और ग्रहवर्मन एक शासक था, ये याद रखिएगा, जिसका रिलेशन इन लोगों से था, ठीक है। एक मालवा यहाँ पर क्षेत्र था, मालवा, ठीक है। और एक यहाँ पर बंगाल में गौड़ वंश था, इसका वंश कुछ नहीं पता है, गौड़ वंश था। और यहाँ का शासक था शशांक, ठीक है। और बिहार में परवर्ती यानी बाद के, परवर्ती यानी गुप्त के से संबंधित ही परवर्ती गुप्त शासक थे, और वहां एगो नाम दे दिए थे देवगुप्त। यही ना, कुछ कॉम्प्लिकेशन कम हुआ। संतोष जी, इम्तियाज अहमद कैसा है? ठीक है। और रुक्मिणी प्रकाशन की भी एक किताब है, बिहार सामान्य ज्ञान। सर मॉर्निंग में जो एंशिएंट की क्लास चलता है उससे बहुत अच्छा क्लास दिया जा रहा है आपके द्वारा। प्रभात कुमार सिंह, चलिए धन्यवाद, वहाँ भी आप ध्यान दीजिए। और एक जो उन्होंने डाउट बोला था, अभी तक डाउट नहीं भेजा सर आप बहुत, चलिए जिन लोगों को अच्छा लग रहा है चलिए ठीक है, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए रुक्मिणी प्रकाशन की सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक है, और चूंकि बिहार से रिलेटेड चीज़ को फैक्ट्स के लिए बताने के क्रम में हम कुछ ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। को मैप से पढ़ाया जा सकता है क्या सर? कहे नहीं पढ़ाया जा सकता है,
लेकिन मैप का हर जगह मैप से ही काम नहीं ना चलेगा। विच डायनेस्टी वाज इन मालवा, हाँ विश्वेश भट्ट का जो है, हमने कहा कि मालवा का डायनेस्टी स्पष्ट नहीं है। यशोधर्मन जो था वो हूणों को खदेड़ा था और साथ साथ वो गुप्तों को भी पराजित किया था। ठीक है, गुड़िया कुमारी सर लाइन को एक बार और बता दीजिए। कौन सा लाइन बाबू गुड़िया? हमने कहा यहाँ पर जो मालवा में यशोधर्मन एक नाम है, लेकिन यशोधर्मन का बहुत काल स्पष्ट नहीं है। यशोधर्मन, ठीक है, और यशोधर्मन जो था वो हूण को भी पराजित किया था। अब हूण जो है, हूण का आपका हूण का जो आक्रमण है, ठीक है, तो वो अलग अलग फेज में आया है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में वो हूण को भी पराजित किया था। और जो प्रवर्ती गुप्त शासक थे, गुप्त के बाद के, बुद्धगुप्त के बाद के जो शासक थे, बुद्धगुप्त का काल 476 से 495 लगभग में, उसको भी हराया था। ठीक है, और कुछ किताब में लिखता है कि उस समय ये राजकुमार था एक पावर का, और इसका वंश बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो मालवा, लेकिन एक पावर के रूप में ये आया। फिर हमने क्या बताया कि भाई ये सब एक साथ मिल गए, ये तीनों एक साथ मिल गए। ये तो बहुत पावरफुल नहीं था, बिहार में जो देवगुप्त था, और ये एक गुट में हो गए। और कुछ स्थान पर मालवा, मध्य प्रदेश क्षेत्र पकड़ लीजिए, मध्य प्रदेश का निचला क्षेत्र। लास्ट में एक बार और रिकॉल करा दीजिए प्लीज सर, हम्बल रिक्वेस्ट टू। अच्छा, सत्य प्रकाश, आप गुड़िया जिन लोगों को अच्छा लगता है, चलिए ठीक है सर। इस लाइन को एक बार फिर क्या दिनों लगेगा अलग अलग है? क्या दिनों अलग अलग है? पता नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, हमने कहा कि 600 ईस्वी के पास, 600 ईस्वी के लगभग उत्तर भारत में जो पावर था, इधर हरियाणा दिल्ली में पुष्यभूति था, इधर आपका कन्नौज यूपी के विभाग में कन्नौज में मौखरी था, इधर एक मालवा शक्ति था मालवा क्षेत्र में, और इधर बिहार में देवगुप्त, गुप्त वंश का ही प्रवर्ती एक शासक था, और इधर एक शशांक था। ठीक है, और फिर एक चीज जो बिहार के लिए कि भाई जब यहाँ पर प्रवर्ती गुप्त शासक में जब दामोदर गुप्त था, उसी समय शशांक का आक्रमण हुआ था मगध क्षेत्र में, और गया के बोधि वृक्ष को वो गौड़ वंशीय शासक शशांक ने काट डाला था। हाँ, चूंकि बाबू हर्षवर्धन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया था। ऐसे आप लोग को हम लिख के दिए हुए हैं इसमें, वेनसांग। और वेनसांग ये राजदूत नहीं, चीन के साथ इनका संबंध भी था, लेकिन वो राजदूत वाली बात नहीं। वेनसांग एक बौद्ध यात्री था, बौद्ध यात्री यानी बौद्ध धर्म के मानने वाला, बौद्ध धर्म का मानने वाला यात्री था। ठीक है, और ये कौन आया? हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया। ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसांग, दो गो नाम आपको बात होता है, अब लिख देते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, फाहियान आया था। ठीक है, और हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग आया था। ठीक है, अब फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, और फाहियान भारत में कब से कब तक रहा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो 405 ईस्वी से 411 ईस्वी। ठीक है, लेकिन रामशरण शर्मा जी के किताब में लिखा हुआ है कि वो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। किसके बारे में? फाहियान के बारे में। और वो आपके हम जो आज सेंड करेंगे या जो इसमें है उसमें हम लिख भी दिए हैं, हम जानते हैं ये थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, तो अब आप देखोगे, ठीक है, अब चूंकि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं,
तो बिहार से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको बताने के क्रम में चूंकि हम मौखरी उखरी का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है, हर्षवर्धन का भी थोड़ा सा उल्लेख है कि बिहार के क्षेत्र में हर्षवर्धन भी, जब ये सब करते बिहार के क्षेत्र में भी हर्षवर्धन आया, और शशांक के खिलाफ यहाँ पर माधव गुप्त, एक प्रवर्ती गुप्त शासक में माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बना दिया, जबकि वही देवगुप्त जो था, वही प्रवर्ती गुप्त शासक में, वो हर्षवर्धन के खिलाफ था ना, यानी इस गुट के खिलाफ था। लेकिन बाद में शशांक को चेक करने के लिए यहाँ पर हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि या बनाया था, ठीक है। ये फैक्ट चूंकि बिहार स्पेशल का है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आइए हम लोग कुछ अपना बिहार स्पेशल वाला चीज़ देखें। गुप्त वंश 3 ऐसा टाइटल हमने दे दिया है क्योंकि ये तीसरा क्लास में है, ठीक है। तो इसको गुप्त वंश 3 टाइटल दे दिया है। मालवा बताए, मध्य प्रदेश क्षेत्र देखो, मालवा, यशोवर्मन, हाँ यशोधर्मन, यशोधर्मन, यशोवर्मन दूसरा, यशोधर्मन, यशोवर्मन नहीं, यशोधर्मन, ठीक है। बहुत से बुक में बहुत चीज को लिखने के क्रम में कुछ का कुछ लिख देता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में, अब 6ठी शताब्दी ईस्वी, तो 6ठी सदी ईस्वी क्या कहेंगे, तो 500 से न शुरू होगा, 500 से 599, ये बार बार मैं आप लोगों को ऐसा, बिहार के कुछ भागों में प्रवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है और इन अभिलेखों की प्राप्ति गया तथा शाहाबाद क्षेत्र से हुई है। अब क्वेश्चन हम लोग का, और हमने क्वेश्चन फ्रेम करके भी आपको भेजा है कि प्रवर्ती गुप्त शासक से संबंधित बिहार में कुछ अभिलेख बिहार के किस क्षेत्र से मिले हैं, तो गया और शाहाबाद क्षेत्र, गया और शाहाबाद। अब शाहाबाद तो अब कोई जिला रहा नहीं, ठीक है। तो जो भोजपुर जिला, बक्सर और रोहतास, तो ये क्या था, शाहाबाद। और शायद हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि भाई रोहतास कब शाहाबाद से बाइफरकेट हुआ था, तो 1972 में। तो शाहाबाद जिला 1972 में 2 जिलों में बट गया, रोहतास और भोजपुर, और बाद में भोजपुर से टूट करके बना बक्सर, और रोहतास से टूट करके एक बना है आपका कैमूर, ठीक है। तो इस तरह से शाहाबाद रीजन जो था, अंग्रेजों के समय जो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था, वो डिस्ट्रिक्ट मैंने अंग्रेजों के बाद भी शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट रहा, वो आज के डेट में 4 जिलों में बटा हुआ है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में कृष्णगुप्त नाम के एक शासक का नाम मिलता है, लेकिन इसका संबंध स्पष्ट नहीं है कि ये महान गुप्त शासकों से क्या था, इसका संबंध बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन कृष्णगुप्त नाम का कोई व्यक्ति बिहार क्षेत्र में 6ठी शताब्दी में कुछ क्षेत्र में शासन किया था, जो स्पष्ट जानकारी बहुत नहीं है, ठीक है। इसके बाद की अब बात देखेंगे प्रवर्ती गुप्त शासकों में, और ये जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसके पहले का, उसके बाद का स्टोरी हमने थोड़ा सा वो बताया है आपको। प्रवर्ती गुप्त शासकों में एक शासक कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करके मौखरी वंश के शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। अब इसीलिए हमने बताया ये मौखरी कौन, तो कन्नौज में जो मौखरी वाले थे, ठीक है। तो उस समय न मौखरी का जो ग्रहवर्मन था उसका बात हम बोल रहे हैं, उसके पहले भी मौखरी एक अस्तित्व में आए थे, यानी गुप्तों का ही ये क्षेत्र था। लेकिन वहाँ पर गुप्त के ही उस क्षेत्र में, कन्नौज क्षेत्र में, एक अलग पावर अपने को इंडिपेंडेंट कर लिया था, और वो हो गया मौखरी, ठीक है। अब ये जो बिहार क्षेत्र में जो था कुमारगुप्त तृतीय, और प्रवर्ती गुप्त शासक में एक नाम आ गया कुमारगुप्त थर्ड, बिहार में था, ठीक है। और ये क्या किया कि मौखरी वंश के शासक को पराजित करने के संबंध, मैंने लगता है ये मौखरी को पराजित किया था। अब कौन मौखरी शासक क्या ये नहीं मालूम है। अब कुमारगुप्त तृतीय के पश्चात दामोदर गुप्त को,
अब इसकी चर्चा अभी हमने किया भी है। इसके बाद यहां पर रहा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त, अब यहां पर क्या है कि ये कुमारगुप्त जो था वो मौखरी को हराया था। मौखरी को हराया था, किसको? मौखरी को। मौखरी को ये हराया था और इसको मौखरियों ने हरा दिया था, दामोदर गुप्त को। मौखरी वंश के शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी कन्नौज वाला को ये हराया था, कुमारगुप्त तृतीय, और उसके बाद जो दामोदर गुप्त आया ना, तो दामोदर गुप्त को फिर कन्नौज वालों ने हराया। और इसी समय बंगाल के गौड़ शासक शशांक मगध क्षेत्र पर अभियान लिया। अब इसीलिए उस चीज की हम चर्चा किए थे। अब यहां तक लगभग हम आ गए हैं। तो यहां पर शशांक जब मगध क्षेत्र पर अभियान लिया, आक्रमण किया और बोध गया में बौद्धि वृक्ष को काट दिया, उस समय बिहार क्षेत्र में प्रवर्ती गुप्त शासक में कौन था? तो दामोदर गुप्त। ठीक है, बहुत जानकारी भी नहीं है, लेकिन यह है कि दामोदर गुप्त उस समय था। लेकिन दामोदर गुप्त को मौखरियों ने हराया था ना। मौखरी ने इसको क्या किया था? मौखरियों ने इसको हरा दिया था, इसको हराया था। मौखरी ने हराया था। मौखरी ने हराया किसको? दामोदर गुप्त को। इसलिए मौखरी से भी, भाई मौखरी भी इसके खिलाफ हुआ, मौखरी से भी इन लोगों को एक तरह से शत्रुता। और इधर देखते हो कि शशांक जो है इसके क्षेत्र से होते हुए मगध क्षेत्र पर अभियान लिया और बौद्धि वृक्ष को काटा। तो खैर इसके रीजन में वो आया, तो एक तरह से वो भी इससे बहुत इसके पक्ष का तो आदमी नहीं हुआ। अब इसके बाद देखोगे दामोदर गुप्त के पौत्र, अब जो मिलता है देवगुप्त। अब यहां पर आया दामोदर गुप्त का, दामोदर गुप्त के बाद हो गया एक नाम देवगुप्त, जिसकी चर्चा हम पीछे कर रहे थे, देवगुप्त। और ये स्थिति आते आते स्थिति हो गया कि जो वो हम बता रहे हैं कि भाई गुट बन गया, किसका? गौड़ का, यानी शशांक का और मालवा का, और उधर एक गुट बन गया पुष्यभूति और मौखरी का। तो खैर मौखरी गुट नहीं, वो तो उनके संबंधी हो गए ना। तो ये बात, और फिर उसमें मौखरी शासक ग्रहवर्मन को या गृहवर्मा को इस गुट ने, शशांक और गौड़ मालवा वाले ने क्या किया? मार डाला। और उसलिए राजवर्धन उनके साथ लड़ा, लेकिन राजवर्धन भी उस संघर्ष में मारा गया। ठीक है, और फिर उनकी बहन राजश्री जो थी वो बिंद की जंगल में भाग गई। फिर हर्षवर्धन क्या करता है? राजश्री को खोज निकालता है, किसकी मदद से? तो एक हमने नाम बताया, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से, और एक जंगल प्रमुख व्याघ्र केतु की मदद से। इतना चीज बताया ना। अब यहां पर है कन्नौज मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन। अब यहां पर पढ़ ही देते हैं। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर लिया। ठीक है, और कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध अभियान लिया। इस अभियान अब ये इसको क्या पड़ा हुआ था भाई मौखरी के साथ? क्यों? क्योंकि मौखरी वालों ने इसको हराया था ना, दामोदर गुप्त को, इसलिए मौखरी वालों से गुस्सा में था और इसलिए शशांक से मिल गया। जबकि शशांक भी इनके लिए बहुत अच्छा तो नहीं ना था, क्योंकि दामोदर गुप्त के समय इस क्षेत्र में आकर के वो बौद्ध वृक्ष को काट डाला था। लेकिन इसने शशांक के साथ गठबंधन किया। ठीक है, ग्रहवर्मन की हत्या के प्रतिशोध में थानेश्वर का राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर मार डाला। अब यहां पर है कि देवगुप्त को, ये सब जगह नहीं मिलता है लेकिन ज्यादा जगह, कि देवगुप्त को फिर मारा कौन? राजवर्धन। क्यों? क्योंकि देवगुप्त किसके गुट में था? शशांक के गुट में। और शशांक और मालवा और उसके साथ देवगुप्त, और ये तीनों मिलके किसको मार डाले थे? राजवर्धन के बहनोई को, किसको? ग्रहवर्मन को, जो कहाँ का था? कन्नौज का। ठीक है, तो फिर देवगुप्त को मार डाला किसने? राजवर्धन ने। पुष्यभूति वंश वाला राजवर्धन इसको मार डाला। ठीक है,
अब आइए अपने बिहार में। गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्षवर्धन के शासन के पूर्व तक क्षेत्र का इतिहास काफी संघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस संघर्ष में प्रवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मौखरी शासक, थानेश्वर के वर्धन शासक, ठीक है, और बंगाल के गौड़ शासक ने भाग लिया। ठीक है, इस समय चला ना, कन्नौज का मौखरी हो गया और थानेश्वर का ये जो वर्धन हो गया, वर्धन यानी पुष्यभूति, वर्धन भी उनको बोलते हैं, और बंगाल का गौड़ और मालवा भी इसमें। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में, 7वीं शताब्दी यानी 600, जब हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार किया। अब हर्षवर्धन का काले क्या है, 606 से 647, अब इसी में ना विस्तार किया होगा। पहले तो अपना कुछ दिन उसका उधर ही लड़ाई उड़ाई हो रहा, ठीक है। अब जब इधर विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आए। तो हर्षवर्धन के नियंत्रण में बिहार के कुछ भाग रहे थे, ये बात सही है और ये आपके बिहार के लिए एक फैक्ट बनता है। हर्षवर्धन प्रवर्ती गुप्त शासक माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन किसको अपना प्रतिनिधि बनाया, माधव गुप्त को। जो प्रवर्ती गुप्त शासक में एक व्यक्ति माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया। वह माधव गुप्त को शशांक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया था, ठीक है। जबकि प्रवर्ती गुप्त शासकों के साथ इसका अच्छा संबंध तो नहीं ना बोला जाएगा, क्योंकि देवगुप्त जो था दामोदर गुप्त के बाद, वो तो भाई इसके विरोधी गुट में शामिल था। लेकिन राजनीति है, अब अपने शत्रु को रोकने के लिए, चेक करने के लिए इसने माधव गुप्त को प्रश्रय दिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। यानी कब, 647 के बाद बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात बिहार के स्थानीय शासक, अब एगो देख लीजिए, इसका कोई वंश उसका नहीं नाम मिलेगा, एक अर्जुन कोई एक शासक था बिहार का, अर्जुन। कब, हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के बाद यानी 647 के बाद, यानी मोटा मोटी 7वीं सदी के मध्य में हर्षवर्धन के बाद एक स्थानीय शासक, डायनेस्टी इसका नहीं स्पष्ट है, अर्जुन था बिहार क्षेत्र का। चीनी यात्रियों को, चीनी यात्री मतलब चाइना का ट्रैवलर्स, ठीक है, चीनी मैंने शुगर नहीं, तो चाइनीज ट्रैवलर्स को वो क्षति पहुंचाया। अब इस प्रतिशोध में तिब्बत के जो लोग थे, ठीक है, यानी चाइना क्षेत्र के जो लोग थे, ऐसा कहा जाता है कि नेपाल और तिब्बत के राजाओं ने, नाम नहीं मिलता है, बिहार पर आक्रमण किया और संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भाग में स्थापित हो गई थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो तिब्बत की भी अगर कभी क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन सामान्य रूप से नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन कहा जाए कि भाई तिब्बत का या तिब्बत नेपाल का संयुक्त रूप से बिहार के कुछ क्षेत्र पर अधिकार हो गया था। कब, तो हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के बाद यानी संभवतः 7वीं सदी के मध्य के बाद, ठीक है। बिहार में तिब्बत के प्रभाव का अंत, अब तिब्बत के प्रभाव का अंत, फिर प्रवर्ती गुप्त शासक माधव गुप्त के पुत्र, माधव गुप्त को हर्ष ने क्या बनाया था, अपना रिप्रेजेंटेटिव यहां बनाया था। तो उसके बाद उसका पुत्र एक आदित्य सेन हुआ। तो आदित्य सेन वो बाहरी शक्ति को फिर यहां समाप्त कर देता है। अब ये इसके साथ गुप्त नहीं लगा है, सेन लगा हुआ है, जबकि सेन वंश बाद का है, बंगाल क्षेत्र में पाल के बाद सेन, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आदित्य सेन ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की, राजसी उपाधियां धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अपने को अपना एक इंडिपेंडेंट स्थिति दिखाता है और अश्वमेध यज्ञ का, तो प्रवर्ती गुप्त शासकों में किसने बिहार में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये आदित्य सेन। प्रवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन का राज्य मगध, मुंगेर तथा भागलपुर तक विस्तृत था। संभवतः आदित्य सेन का नियंत्रण पूर्वी कन्नौज यानी कन्नौज के कुछ क्षेत्र पर भी और बंगाल के भी कुछ क्षेत्र पर था। संभवतः आदित्य सेन की मृत्यु के बाद प्रवर्ती गुप्त शासक
के यानी वो जो गुप्त के नाम से लोग आ रहे थे तो उसके शासन का लगभग अंत हो गया। लेकिन फिर भी एक नाम आता है कहीं कहीं किसी बुक में, जीवत गुप्त सेकंड, जीवत गुप्त सेकंड। और इस प्रवर्ती गुप्त शासक यानी बिहार क्षेत्र में प्रवर्ती गुप्त शासक के उस सीरीज में एक नाम आएगा जीवित गुप्त या जीवत गुप्त सेकंड। ठीक है, तो ये सब बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं गुप्त के, प्रवर्ती गुप्त की स्थिति में। तो इसमें बहुत सा चीज़ जो है आप बुक पढ़ के देखोगे चाहे, उसमें बहुत सा चीज़ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत अब काल बहुत नहीं, जो फैक्ट्स आपका बन पाता है यहाँ से उसको यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस हमने बात लिखा है, थोड़ा आप लोग देखते हैं। केबीसी नैनो का बुक असब नहीं है, असाब नहीं है क्या? प्रवर्ती गुप्त शासक का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? हाँ, तो प्रवर्ती गुप्त शासक का अगर सबसे शक्तिशाली राजा अगर कहा जाएगा तब तो फिर यही अभी ये जो हम लोग आदित्य सेन की बात कर रहे हैं, आदित्य सेन को कह सकते हैं। ठीक है लेकिन ऐसा क्वेश्चन, इसका कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा। थैंक यू सर। प्रियंका राजा प्रवर्ती सर, शशांक दामोदर से देवगुप्त तक था, शशांक दामोदर से देवगुप्त तक। हाँ, चूंकि दामोदर के अंतिम फेज में था वो, और फिर वो नहीं दामोदर से नहीं, दामोदर के काल में वो आया था। ठीक है, और फिर वो देवगुप्त के, एकदम सही है। और बहुत उसका अभी काल स्पष्ट सब चीज़ का नहीं है यहाँ पर। वेरी नाइस क्लास सर। बुक लेना जरूरी है क्या? रानी कुमारी, बुक लेना जरूरी है। बुक में बहुत फैक्ट होता है। बुक चूँकि सामान्य ज्ञान, आप क्यों नहीं एक बुक ले लेते हो? ये बहुत महंगी बुक तो नहीं है। और किसी ने कहा कि नैनो से अच्छा है क्या, या नैनो अच्छा है कि नहीं है, इम्तियाज़ साहब की बुक कैसी है? तो भाई बुक जो भी लिखा है अपना कुछ समझ के लिखा है। ठीक है, तो मैं ये कैसे कर रहा हूँ कि अब नैनो को तो हमने नहीं देखा है कि नैनो कौन सी बुक है, नैनो हमने नहीं देखा है। ठीक है, हाँ इम्तियाज़ साहब की बुक है, तो लेकिन इम्तियाज़, अब ये बुक कंपेयर करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूँ। मेरा भी, मेरे द्वारा लिखा हुआ भी बिहार सामान्य ज्ञान एक है। ठीक है, लेकिन उसमें जो हिस्ट्री पढ़िएगा ना, वो आपको पढ़ना होगा। वो 2 लाइन पढ़ करके आप चाहिएगा कि वो तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं। वो उसको पढ़िए, समझिए। ठीक है और बहुत सारा चीज़ तो यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ। सर प्लीज़ परवर्ती गुप्त शासक का एक चार्ट बना के प्लस लोड करा दिए। हाँ प्रीति, मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्रवर्ती गुप्त शासक कहाँ से, बुद्धगुप्त के बाद से। ठीक है, और वो बहुत, और चार्ट आपका तो हो गया, मैं अभी आपको लिख दे रहा हूँ। इसमें जो अभी हम लोग पढ़े यही चार्ट हो गया। ठीक है, और उसमें बहुत सा चीज़ अभी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, अब इसमें कुछ मिसलेनियस इस तरह से हमने डाला है। फाहियान की भारत यात्रा पर कुछ, ये चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में था। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार फाहियान के भारत यात्रा का काल 405 ईस्वी से 411 ईस्वी था। और यहीं फिर प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार 399 से 414। तो रोमिला थापर क्या बताई, 405 से 411। ठीक है, और ये आप कहीं कंफ्यूज नहीं कीजिए इसलिए। और इन्होंने क्या बताया, 399 से 414। अब लोग इनका ये मानता है कि ये भाई जब चाइना से चला होगा ना, तब से लेकर जब चाइना पहुंचा तब तक का इन्होंने लिख दिया। और इनका है कि जब भारत में रहा तब तक का। तो भारत में रहने के सेंस में 405 से 411। ठीक है, दोनों लोगों का अपना अपना, दोनों स्कॉलर हैं, किस स्थिति में लिखा है लोग, वो उनके बुक में भी वो स्पष्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, वेनसंग की भारत यात्रा, चीनी यात्री था हर्षवर्धन के काल में। याद क्या करना है, ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसंग। 630 ईस्वी से 644 ईस्वी इसका बुक पूछता है। इसका भारत में काल क्या, तो लगभग 14 वर्ष। 670 ईस्वी में तीर्थयात्री इत्सिंग नालंदा आया था। 670 ईस्वी में कौन आया, इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग। और इसके समय कोई प्रमुख शासक का नाम उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके साथ कोई शासक का नाम नहीं जुड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मेन जब आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हो तो लगभग
650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के काल को, ठीक है, जब मैक्रो लेवल पर आप इंडिया करते हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों को छोड़ करके, छोटे छोटे शक्तियों को छोड़कर, इग्नोर करके जब देखते हैं, तो उस आधार पर 650 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के काल को पॉलिटिकल वैक्यूम का काल कहा जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम का, राजनीतिक शून्यता का काल कहा जाता है, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम। इसमें कोई बड़ा राजवंश नहीं आया। 647 में हर्षवर्धन मर गया, ठीक है। उसके बाद अब 750 से यानी 8वीं सदी के मध्य से फिर स्थिति शुरू होती है, और वहां से भी हमारा बिहार का इतिहास शुरू, वहां भी हमारा इतिहास उससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और 750 में क्या होता है भाई, तो पाल डायनेस्टी, पाल वंश, ठीक है। तो वहां पर अब क्या होगा, एक तरफ पाल हो जाएगा, एक तरफ प्रतिहार हो जाएगा, और नीचे राष्ट्रकूट हो जाएगा। हाँ, हम नीचे जो आपको बता रहे थे वातापी के चालुक्य का थोड़ा हमने लिखा था, तो ये बताने के क्रम में एक फैक्ट वहाँ से बस इम्पॉर्टेंट है कि ये शायद हमने लिख भी दिया है, 620 ईस्वी में हर्षवर्धन का काल कब से कब तक, 606 से 647, और 620 ईस्वी में वातापी के चालुक्य वंश का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 620 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा बिहार का नहीं है, लेकिन चूंकि हर्षवर्धन थोड़ा सा बिहार से जुड़ा हुआ है, इससे उसके जुड़ा हुआ, तो 620 ईस्वी में आगे लिखा हुआ है सर, 620 ईस्वी में पुलकेशिन सेकेंड ने, पुलकेशिन प्रथम भी था, पुलकेशिन द्वितीय, और चालुक्यों का महानतम पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 ईस्वी के लगभग पश्चिमोत्तर भारत एवं मध्य भारत के एक हिस्से पर हुणों का कब्जा हुआ। ये थोड़ा सा पीछे का फिर जा रहा है बात, 500 में, ठीक है, आसपास हुणों का कब्जा हुआ और हुण बढ़ते गए। भारत में प्रमुख हुण शासक तोरामन और उसका पुत्र मिहिरकुल, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम से फिर मालवा क्षेत्र तक आए थे। मालवा शासक यशोधर्मन ने हुणों की सत्ता को उखाड़ फेंका था और गुप्तों को भी चुनौती दिया था। 550 ईस्वी के आते आते बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गुप्तों का अधिकार समाप्त हो गया। 550 तक में गुप्त की स्थिति आप समाप्त ही समझो, वो फिर परवर्ती गुप्त की बात होती है, ठीक है। कहीं कहीं गुप्त हमने लिखा भी है कि कहीं बहुत से ऐसे शासक हैं उनका गुप्त टाइटल है, लेकिन वो गुप्त से फिर रिलेटेड थे या नहीं थे ये स्पष्ट नहीं है। बहुत सम्मान के रूप में भी गुप्त टाइटल रख लेता था। अब एक स्टूडेंट का था कि साहब कहीं कहीं इत्सिंग बिहार भ्रमण 673 ईस्वी दिया है, ठीक है। 670 याद कीजिए, 673 में बहुत लोग, बहुत सा वो फैक्ट्स है हिस्ट्री में, ठीक है। तो हर एक बुक, तो 670 में वो आया था, भारत 670 में आया था। और कोई भी चाइना का आएगा तो बिहार, खास करके वो बौद्ध धर्म का होगा तो भाई बिहार तो भ्रमण है ही ना उसका। तो 673 में भी कोई रिसर्च का बात होगा, लेकिन इत्सिंग का भारत आगमन में एक ही ईयर स्पष्ट है, वो 670 ईस्वी, ठीक है। अब आसपास का भी रहेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि 670 बिहार में आया कि 71 आया कि 73 आया कि 75 आया, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखो स्मार्ट क्वेश्चन होता है कि इन तीनों में मान लो फाहियान आया, वेनसांग आया, इत्सिंग आया, इसमें सबसे बाद में कौन आया, ठीक है। और इत्सिंग के साथ हमने कहा कि किसी राजा का या किसी के द्वारा पेट्रोनाइज्ड हुआ था, किसी के द्वारा संरक्षण उसको किसी मुख्य राजा के द्वारा ऐसा मिला, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय मुख्य राजवंश के आधार पर वो पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड था, ठीक है। ये इट मीन्स दैट टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं था, ऐसा नहीं कोई शासन नहीं, शासन तो कहीं ना कहीं रहा होगा। पूनम बोल रहे सभी का डेट याद करना नहीं, लगभग में समझना है, डेट नहीं याद करना है, किस फैक्ट से कौन व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है वो याद करना है। नहीं, किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने, बिहार के क्षेत्र के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने शशांक को मदद किया था मौखरियों के खिलाफ, तो देवगुप्त, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है।
शशांक जब आक्रमण किया था उसमें प्रवर्ती गुप्त शासक बिहार क्षेत्र में कौन था, ठीक है, तो ये हो सकता है दामोदर गुप्त। हर्षवर्धन ने बिहार क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि किस गुप्त शासक, किस प्रवर्ती गुप्त शासक को या किस व्यक्ति को नियुक्त किया, ठीक है, तो माधव गुप्त। इस तरह से बहुत डेट, हिस्ट्री में डेट तो क्लियर है ही नहीं यहाँ पर, हम अब क्या क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या है ना कि उसको मतलब लगभग में समझने के लिए, और वो सब हम एक कोशिश कर रहे थे कि आपको कुछ बातें समझ में आ जाए, ठीक है, फैक्ट्स आप डाइजेस्ट कर पाओ, इसके लिए हमने कहा। तो मुझे नहीं लगता है कोई खास कंफ्यूजन इसमें होगा। जहां तक उन्होंने प्रवर्ती गुप्त शासकों का लिस्ट दे दिया, बहुत लिस्ट स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमने लिस्ट आपको बताया ना। हमने लिस्ट में आपको क्या कहा भाई कि देखो देवगुप्त, बुद्धगुप्त था, वहीं के बाद आप समझो कि प्रवर्ती शुरू हो गया, ठीक है। और बुद्धगुप्त का काल क्या था, 476 से, पहले तो लिख के दिए हैं ना, 476 से 495, यानी 500 ईस्वी के बाद मुख्य गुप्त शासक नहीं रहे, और 550 के आते आते प्रवर्ती का भी मामला समाप्त यहां समझा जाए। और बुद्धगुप्त 476 से 495, और बुद्धगुप्त के बाद एक लाइन हमने लिखा है, अगर आप पढ़े होगे तो, बुद्धगुप्त के बाद जो स्थिति है वो गुप्त के हाथ में जोर रहा, तो वो 3 भाग में बट गया। मालवा में चला गया भानुगुप्त, या नीचे मध्य प्रदेश क्षेत्र में भानुगुप्त, ठीक है, जिसका एरण अभिलेख है, और एरण अभिलेख का ईयर बताता है, इतिहासकार बताते हैं 510 ईस्वी, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भानुगुप्त 510 के आसपास तो था। तो 500 भानुगुप्त वो चला गया मध्य प्रदेश क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, ठीक है। और नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य ये सब लिखा हुआ है। नरसिंह गुप्त बालादित्य वो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। और एक है, एक आपका वैन्य गुप्त जो है वो बंगाल क्षेत्र में, फिर उसके बारे में बात नहीं आती है। वैन्य गुप्त एक बंगाल क्षेत्र में, ऐसा मिलता है। तो ये 3 भाग में बट गए थे। किसके बाद, किसके बाद, आप बुद्धगुप्त के बाद ना, बुद्धगुप्त के बाद ये हो गया। तो बुद्धगुप्त के बाद ही नरसिंह गुप्त बालादित्य, नीचे आ गया आपका भानुगुप्त, और बंगाल में वैन्य गुप्त। ये सब नाम बंगाल बंगाल का उतना ये नहीं देखना है। अब नरसिंह गुप्त बालादित्य उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ना हम बता रहे हैं। और फिर इन्हीं के ऊपरी भाग में एक डायनेस्टी आ गया, कौन, मौखरी, जो इनको धक्का दे रहा है, कभी ये उसको कर रहे हैं, यही तो बात है। और फिर मालवा में भानुगुप्त, और मालवा, अब यहाँ पर भानुगुप्त है। फिर एक बात हम लोग कहा कि भाला यशोधर्मन जो हुआ, ठीक है। अब यशोधर्मन के काल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि शशांक के समय वो कितना दिनों से था। बहुत जगह लिखता है कि जिस समय वो गौड़, वो हूणों को भगाया था, उस समय वो राजकुमार था, वो शासक नहीं था, उसमें बहुत यंग था, ठीक है। तो यशोधर्मन कहाँ, मालवा। और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट जो गुप्ता मालवा क्षेत्र में, तो भानुगुप्त। फिर यशोधर्मन हो गया तो गुप्त, प्रवर्ती गुप्त को भी वहाँ से हटा दिया, और वो हूणों को भी इधर से धक्का देकर हटा दिया, यही ना। और इधर आपका नरसिंह गुप्त बालादित्य हो गया। अब नरसिंह गुप्त बालादित्य के बाद जो यूपी बिहार क्षेत्र में, और फिर यूपी वाले क्षेत्र में कन्नौज में हमने कहा कि एक आ गया है, कौन आ गया है, मौखरी, ठीक है। अब मालवा में यशोधर्मन, जिसका डायनेस्टी आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। और इधर जो इंडिपेंडेंट एक पावर आ गया, वो कौन हो गया, पुष्यभूति। और इधर बंगाल में अब वो वैन्य गुप्त के बाद क्या उससे क्या उसका रिलेशन था, ऐसा नहीं है। एक गौड़ आ गया इधर, शशांक हो गया, और उसके बाद की फिर स्टोरी बनती है। तो फैक्ट ही, जो फैक्ट जिससे, जिस पर्सनालिटी का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही ना है। हाँ, इतना चीज हम इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक आपके दिमाग में रहे कि आखिर क्या कैसे, ठीक है। और बहुत एग्जैक्ट ऐसा फिगर अवेलेबल नहीं है कि इसके बाद ये, इसका शासनकाल ये रिप्लेस ये, बहुत फिगर यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बिहार, ठीक है, ऑफ दैट टाइम, यानी या फिर प्रवर्ती गुप्त के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो वो हम लोगों ने क्या किया है, कंपाइल करके रखा है। तो उसको आप देखोगे, अब पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश
संस्थापक पुष्यभूति वही हम थोड़ा सा लिख दिए। प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल 620 ईस्वी में वातापी या बादामी चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड उसको पराजित करता है। कन्नौज में था मौखरी वंश, वहाँ शासक उस संघर्ष में शासक कौन था? ग्रहवर्मन, जो पुष्यभूतियों के यहाँ जिसकी शादी हुई थी, राजश्री का जो हस्बैंड था। बंगाल का शासक राजवंश, प्रमुख शासक शशांक, शैवधर्म। शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये सब फैक्ट्स तो होता है, तो सिंपल फैक्ट है ये, ठीक है। तो हमने कुछ समझाने की कोशिश किया, जो बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको हमने दे दिया है। अब हम लोग इसके बाद हिस्ट्री ही शुरू होती है 750 से ना, हमने बताया ना कि एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड रहा है। तो फिर 750 से हम लोग बात करेंगे पाल से, ठीक है। अब हम डिटेल पाल की तो बात नहीं करेंगे जो हमारा बिहार से, क्योंकि पाल का बहुत सारा चीज़ बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में।